ओके जी। आ, ठीक हो गया। हम अपने कल के लेक्चर में समझने की कोशिश कर रहे थे थीसिस स्टेटमेंट को। और थीसिस स्टेटमेंट जो है, हम उसको समझ रहे थे कि हम कैसे लिखेंगे, कैसे उसके ऊपर हम काम करेंगे। आज हम थीसिस स्टेटमेंट के बारे में ही मज़ीद कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आपने कल कुछ असाइनमेंट्स अपनी भेजी, उनको इवेल्युएट किया, देखा, आपको बताया। I was trying my level best to give you the exact picture. I was not running right. I was not trying to give you the deteriorated picture. So I'm sure that you people have seen the evaluated copies. जिनकी कॉपीज मुझे लेट मिली, जिनकी कॉपीज में टाइम से वो नहीं भेज सके, आई विल ट्राई कि मैं उन्हें भी ज़रूर चेक कर सकूं। कुछ लोगों ने अपनी एवेल्यूएशंस की कॉपीज मुझे इनबॉक्स में भेजी, जो कि मैं बदकिस्मती के साथ नहीं देख पाता। इनबॉक्स में मैसेजेस जो हैं, लेकिन ग्रुप चूंकि पिन अप किया होता है, टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, तो उसमें फिर वो मैसेज जो है वो आसानी से देख, यही रहती है कि आप जो है उन्हें उसी में जो है वो भेजा करें। आज हमें थीसिस स्टेटमेंट से आगे की कहानी को समझना है। हम ट्राई करेंगे कि हम इसकी एक कहानी की तरह ही समझें। हम ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा डिटेल से जो है काम, लेक्चर कोई घंटे का लेक्चर आज नहीं होगा हमारा। हाँ, अलबत्ता काम हमारा बाद में जो करने वाला होगा वो थोड़ा टाइम लेगा। पहली बात तो ये है कि कल जब हमने थीसिस स्टेटमेंट बनाना सीखी थी, उस थीसिस स्टेटमेंट का ऑब्वियसली एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि कैसे आप थीसिस स्टेटमेंट से अपने ऐसे को बनाएंगे। जब सीएसएस में आपका पेपर आपके पास आता है तो सुबह के 9 थमा दिया जाता है। आप मॉक सेशंस, इंडिविजुअल सेशंस, राइटिंग सेशंस में लिख लिख के आपका तजुर्बा इतना हो चुका होता है कि आपको पता होता है कि 9 बजे पेपर आ गया है, तो पेपर के सबसे पहले अपने एंड वाली शीट पे चले गए हैं। उसके ऊपर जाके आपने जो है वो रफ वर्क की हेडिंग दे दी है। 9 से लेके 9:05 तक आपने तमाम के तमाम टाइटल्स को बखूबी पढ़ लिया है। एक दफ़ा सिर्फ रीडिंग कर ली है 9 बजे से लेके 9:05 तक। अब जब आपने इनको रीड आउट कर लिया इन 5 मिनटों में, उससे अगला काम आपने ये किया कि 9:06 से लेके 9:30 तक जो फिर आपने डिसाइड किया है, रफ जो आपका पेज था एंड पे लाइंस बनाए, अब उसको एंड पे आपने रखा। सबसे पहले जो भी टॉपिक होगा, टॉपिक जैसे ही देखेंगे उसकी एक थीसिस स्टेटमेंट बनेगी। थीसिस स्टेटमेंट बनेगी तो ही बात आगे चलेगी। मैं कल भी अर्ज कर रहा था, परसों भी अर्ज कर रहा था, आज फिर मैं वही बात आपसे आपके गोश गुजार करूंगा। और वो ये है कि जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि लिखना कैसे। अब जब आपने एंड पे जाके वहाँ पे 9:05 से 30 के दरमियान आपने लेवल उसके तरीके का ढूंढ सकते हैं बनाने के। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप उससे चाहें तो ट्री डायग्राम में बना सकते हैं, दरमियान में अपना टॉपिक लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो है वो उसे आप मेन हेडिंग्स बनाते चले जाएं। आप चाहें तो क्रॉस करते चले जाएं, आप चाहें तो बिल्कुल फ्लो में लिखते चले जाएं, लेकिन आपको 9:30 तक अपने ऐसे की एक रफ सी हेडिंग्स, उसकी मेन जो आपके पास टॉपिक सेंटेंसेस हैं, उसकी आउटलाइन की हेडिंग्स हैं, वो बन जानी चाहिए। 9:30 से लेके 12 बजे तक का वो जो टाइम है, इसमें आप जो है वो लिखेंगे। लेकिन 9:30 से लेके 11:50 तक, या बल्कि 11:45 तक आपके लिखने की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए
कि 11:45 पे आपका ऐसे मुकम्मल हो जाए और 15 मिनट में आपने अपने ऐसे को रिवाइज करना है, रिविजिट करना है, और ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा। अब जब सबसे पहले अजूरी वाला आपने थीसिस स्टेटमेंट पुट कर ली, थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कल हमने बनानी सीखी। मुझे खुशी हुई कि ज़्यादातर लोगों ने जो है वो अपनी थीसिस स्टेटमेंट ठीक बनाई, बजाय उसमें से मैं सिर्फ उन्हें थोड़ा सा वर्ड्स ही मैंने रिकमेंड किए कि सती लफ्ज़ों से गहराई में चले जाएं। ज़्यादातर लोगों ने उसको ठीक बनाया। फैक्ट एक आधी मेरी नज़र से गुजर सका, और बाकी जो डिटेल्स थी वो बेहतरीन थे। मैंने जब थीसिस स्टेटमेंट की बात की तो ये मैंने बताया कि थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसी बाउंड्री है, एक ऐसी सरहद है जिसे हम पार नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि पाकिस्तान की जैसे बाउंड्री है, तो हम हमारा थीसिस स्टेटमेंट जो है वो सारे का सारा ऐसे को एक्सप्लेन करता नजर आना चाहिए। हमारी ऐसे की जो मेन बॉडी है वो हमारे थीसिस स्टेटमेंट से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर मैंने अपने थीसिस स्टेटमेंट में ये कह दिया है कि पाकिस्तान की बदहाली की जिम्मेदार पॉवर्टी है, गुर्बत है, तो मैं गुर्बत पे ही बात करूंगा। अगर मैंने ये कह दिया है कि इलिटरेसी है, मैं इलिटरेसी पर बात करूंगा। अगर मैंने ये कहा कि ब्यूरोक्रेट्स की पॉलिसीज हैं, मैं इसी पर बात करूंगा। अगर मैंने कहा करप्शन है, तो मैं करप्शन पर बात करूंगा। जो थीसिस स्टेटमेंट में मैंने पॉइंट लिया, मैं उसी के साथ स्ट्रिक्टली जुड़ा रहूंगा। अब थीसिस स्टेटमेंट पे इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि थीसिस स्टेटमेंट से पूरे का पूरा ऐसे कैसे बनाओगे आप, हम एक थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इस थीसिस स्टेटमेंट को जैसे पढ़ेंगे, मैं इसको खोलूंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम थीसिस स्टेटमेंट को कैसे ओपन अप करते हैं, कैसे ऐसे की मेन जो है वो हेडिंग्स बनाते हैं, कैसे टॉपिक सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे जो है वो अपने आउटलाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मजीद। सो जी, अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो यहाँ से प्लीज आप पढ़िएगा, टू क्रिएट ए सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट। To create a successful advertisement, it is necessary for advertisers to answer three questions. What are we selling? Who are we selling it to? And how can we make people want to buy it? थैंक यू सो मच। हजूरी वाला, ये हमारे पास एक थीसिस स्टेटमेंट है। इसे एक दफ़ा दोबारा पढ़ लीजिएगा। दुनिया माफिया के अगर कोई काम कर रहे हैं, कहीं और अटेंशन है, कुछ सेकंड्स के लिए उसे छोड़ दीजिएगा और मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये एक थीसिस स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल वैसी ही थीसिस स्टेटमेंट है जैसी आपने बनाई। ये वैसी ही थीसिस स्टेटमेंट है जिसको खोला जा सकता है। ये वैसी ही थीसिस स्टेटमेंट है जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, और इसके ऊपर मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखे जा सकते हैं। जिन्होंने इस थीसिस स्टेटमेंट को रीड कर लिया एक दफ़ा, वो डन लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। टू क्रिएट a successful advertisement, it is necessary for the advertisers to answer three questions. But are we selling? Who are we selling it to? And how can we make people want to buy? Great. अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास जो है थीसिस स्टेटमेंट थी। मेन इसके अंदर जो चीज़ें थी, इसको पढ़िएगा प्लीज। पॉसिबल टॉपिक सेंटेंसेस। Possible topic sentences for each paragraph in the main body. The first step in creating a successful advertisement is to completely understand the product that is being sold and how it can be used. A second important part of creating an advertisement is deciding who is expected to buy the product. Finally, a way must be found to create an old that will make people want to buy the product. अब ये हमारे पास एक ऐसा थीसिस स्टेटमेंट था जिसकी डोमेन, जिसकी सारी की सारी रेंज जो है वो लिमिटेड थी। उसने तीन चीज़ों पर बात की, और वही तीन चीज़ें उसने बता दी। व्हाट आर वी सेलिंग। उसने कहा टॉपिक सेंटेंसेस जो हैं वो इसमें हमारे पास इतने हो सकते हैं। टॉपिक सेंटेंस हजूरी वाला, आपका जो भी पैराग्राफ आप लिखते हो उसका पहली लाइन जो है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाती है। सीएसएस के ऐसे में अगर हम देख लें, 25 से कम पैराग्राफ लिखने वाला बच्चा जो है वो खतरे में है, और 30 से ज़्यादा पैराग्राफ लिखने वाला बच्चा भी खतरे में है। ये हमारे पास जो है वो एक लिमिट होती है, 25 से 30 पैराग्राफ तक हम लिख सकते हैं।
और ये ठीक ठाक प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप गौर से लें, अब ये जो हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट में जो उसने सबसे पहला पॉइंट रेज किया, ये दर हकीकत एक पैराग्राफ की पहली लाइन है, यानी कि टॉपिक सेंटेंस। हमारे पास एक पैराग्राफ, एक थीसिस स्टेटमेंट जो है, उसमें कितने पैराग्राफ्स हो सकते हैं इन टोटल, ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट बताएगी। लेकिन पैराग्राफ से जानना जरूरी है, यहाँ पर जो मैं बात करूंगा थोड़ी सी कम्प्लेक्स होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, आसानी से समझ में नहीं आएगी। इस बात को समझने के लिए वंस अगेन अपनी अटेंशन जो है वो दीजिएगा। बट आर वी आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल टुडे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं पढ़ा सकूंगा, लेकिन मैं जितना पढ़ाऊंगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मैं समझा सकूं आपको। प्लीज इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। रट्टा हमें कुछ नहीं लगाना, मेमोराइज हमें कुछ नहीं करना है, वो हमें सिर्फ जो है वो इसको समझना है। पहला पॉइंट हमारे पास है, व्हाट आर वी सेलिंग। यही चीज इसने हमें बताया कि हमारे पास एक चीज, पहली जो मेन हेडिंग हमारी आउटलाइन की होगी, वो इससे निकलेगी हमारी थीसिस स्टेटमेंट से। थीसिस स्टेटमेंट हम अपने पेपर के एंड पे रफ पेज पे मेंशन कर चुके होंगे, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हु आर वी सेलिंग इट टू। दूसरे नंबर पे हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा एक नया पैराग्राफ देगा, यानी कि हमें हमारी आउटलाइन जो है वो उसके अंदर एक नया पॉइंट बताएगा। A second important part of creating an advertisement is deciding who is expected to buy the product. ये थर्ड पॉइंट पढ़िएगा प्लीज। Finally, a way must be found to create. Sir, ये वाला point. एग्जैक्टली। Finally, a way must be found to create an ad that will make people want to buy the product. थैंक यू सो मच। अब ये थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसी चीज थी जिसने आपको, आपके रीडर को गाइड किया कि मेरा सारे का सारा ऐसे जो है वो इसी के गिर्द घूमेगा। ये एक इत्तेफाक की बात नहीं है कि ये थीसिस स्टेटमेंट है, और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि इसके अंदर जो पहला पॉइंट है उससे हमारी आउटलाइन की पहली मेन हेडिंग बनती है। कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर मेन हेडिंग्स क्या होती हैं। चलिए मैं आपको मेन हेडिंग्स पहले दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक आउटलाइन है, इस आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट यहाँ टॉप पे मेंशन है। आप थीसिस स्टेटमेंट को टॉप पे मेंशन करोगे, लफ्ज इंट्रोडक्शन नहीं ऐड करोगे। ये हम खैर अगला चैप्टर है, बाद में बात करेंगे। ये मेन हेडिंग्स हमारे पास, वेरी एक्सपेंसिव। हर ऐसे के अंदर हमारे पास ये 4 से 5 होती हैं मैक्सिमम। ये हमारे पास मेन हेडिंग्स है। मेन हेडिंग्स हमारे पास जो हैं, ये वाली मेन हेडिंग्स हैं, और ये हमें ये बताती हैं, ये गाइड करती हैं कि हमने अपने ऐसे में इनके बारे में बात किया, इंट्रोडक्शन पे बात की, उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़े, उसमें हमने मेंशन किया कि किन किन जगहों पे हमें प्रोसीड फर्दर करना है। और ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जिन्हें हमारे थीसिस स्टेटमेंट की तरफ रिफर बैक करना है। न्यूक्लियर मटेरियल्स आर नॉट सेफ, ये देखिएगा, जैसे एक ऐसे हमारे पास यहाँ पे है, इसकी जो है वो मेन हेडिंग जो है वो पहली वेरी एक्सपेंसिव है। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर मटेरियल्स आर नॉट सेफ, ये देखेंगे आपको तो थीसिस स्टेटमेंट से रेलिवेंट नजर आएगा। न्यूक्लियर पावर इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वर्ल्ड। थर्ड देखिएगा, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। वही बात जो उसने पहले की थी यहीं पे, वही चीज हमें दोबारा नजर आ रही है। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? जो बातें हमें मेन हेडिंग्स में नजर आ रही हैं, वही बातें हमें थीसिस स्टेटमेंट में नजर आ रही हैं। इज इट क्लियर? आप समझ रहे हैं, एक ताना बाना बना हुआ है कि थीसिस स्टेटमेंट अगर कहीं टॉप पे है तो ये सारी की सारी चीजें उसी के अंदर से जो है वो ये विड्रॉ की जा रही हैं, उसी के अंदर से निकाली जा रही हैं। अगर ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं तो चलिए अब हम ये दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। पहली मेन हेडिंग ये है कि जिसमें हम मेन हेडिंग ये है कि जिसमें हमने ये बताया कि हम किन के लिए इसको जो है वो बना रहे हैं। तीसरी मेन हेडिंग जो है वो हमारे पास ये है कि हम अब जो हमारा बॉयर है वो इस प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेगा।
मैं और सादा लफ्जों में बात करना चाहूंगा ताकि हर वो एस्पिरेंट समझ सके। जो थीसिस स्टेटमेंट और जैसे ये कनेक्शन बिल्ड करना बड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, हमारे पास हर इदारे को चलाने के लिए एक ही हेड होता है, और वही हेड जो है उसी की डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस जो है वो मानी जाती हैं। थीसिस स्टेटमेंट वो कंट्रोलिंग ओपिनियन है। आपने थीसिस स्टेटमेंट को तब बनाया जब आपने टॉपिक पढ़ा। अब टॉपिक पढ़ने के बाद जब आपने टॉपिक का इंतखाब कर लिया तो आपने थीसिस स्टेटमेंट दे दिया। आपने बता दिया कि मैं इस स्टेटमेंट की तरफ जाऊंगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसा कि कल आपने अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट भी करवाया। अब आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो आपको लगता है, मान लीजिए आपने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसलों की वजह जो है वो पॉवर्टी है। अब आप साबित करेंगे कि पॉवर्टी कैसे है। पहले नंबर पे आप बताएंगे क्या है, सेकंड पे बताएंगे क्या है, थर्ड पे बताएंगे क्या है। हमारे पास ये बताना कैसे है, ये खोलना कैसे है, एक्सप्लेन कैसे करना है, वो अभी आगे की बात है। अभी तक मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि यहाँ तक क्या मैं कामयाब हुआ समझा पाने में, कि थीसिस स्टेटमेंट ही से आपके जो है आउटलाइन विड्रॉ होगी, आउटलाइन निकलेगी। और कैसे निकलेगी, ये जिस तरह से हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि जितने पॉइंट थीसिस स्टेटमेंट बात करेगी उतने ही हमारे पास जो है वो मेन हेडिंग्स जो है वो निकलती चले जाएंगी। और मेन हेडिंग्स को हम टॉपिक सेंटेंसेस कहते हैं। आउटलाइन के अंदर तो ये मेन हेडिंग्स रहती हैं, लेकिन जब ये पैराग्राफ के अंदर जाती हैं तो ये टॉपिक सेंटेंसेस बन जाती हैं। टॉपिक सेंटेंसेस किस बला का नाम है? आप अगर 25 पैराग्राफ लिखते हो अपने ऐसे के अंदर, तो हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है। जो पहली लाइन है वो उसका टॉपिक सेंटेंस कहलाती है। टॉपिक, मौजू, सेंटेंस एक ऐसा जुमला जो ये बताएगा कि पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर बात क्या होगी। हम जानते हैं कि एक पैराग्राफ के अंदर कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 लाइनें हो सकती हैं। हमारे पास टॉपिक सेंटेंस पहले 1 से 2 लाइन हो सकती है, और इसके बाद हमारे पास जो है वो डिटेल्स होती हैं, और एंड पे हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन के साथ अगले पैसेज के पैराग्राफ के साथ लिंक किया होता है। आई एम श्योर यहाँ तक मैं चीजें समझा पाया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास अब उसने कहा कि पैराग्राफ एक्सरसाइज नंबर 3 पे चले जाइए, पेज 58 पे। वहां पे मैंने आपके लिए कुछ पैराग्राफ रखे हुए हैं, वो पैराग्राफ जरा पढ़िएगा और मुझे इन सवालों का बताइएगा कि ये जो मेन बॉडी है उसमें मैंने आपको थीसिस स्टेटमेंट दी है। थीसिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई की थी कि ये थीसिस स्टेटमेंट है। अब जरा आप ये बताइए कि उस पे कितने पैराग्राफ बन सकते हैं। ठीक है, मेन बॉडी पैराग्राफ जो हैं वो हमारे पास ऐसे की जो मेन बॉडी है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को निकाल के वो कितने बन सकते हैं। एक एक्टिविटी है, करने 58 पे वापस चले जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है। पहला पैराग्राफ हमारे पास ये है, बिफोर आई ट्रेवल टू यूके लास्ट ईयर, ये वाला है। इसमें से आपने कल मुझे स्टेटमेंट बताई थी कहाँ पे, क्या आप मुझे दोबारा आइडेंटिफाई कर देंगे कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे है? लाइन आप बता देंगे? ग्रेट। हमारे पास जो है सेकंड लास्ट लाइन जो है, मुजम्मिल साहब एंड वाली लाइन जो है, द यूके कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स, ये हमारे पास जो है ना, यहाँ से लेके ये है जनाब, ये थीसिस स्टेटमेंट। अब हम जरा इसको गौर से देखते हैं, इसको, इसकी एनाटॉमी देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। हम ट्राई करेंगे, कोई कुछ सही कुछ गलत नहीं है। हमारी ये हिट एंड ट्राई मेथड होगा, बिल्कुल जैसे फ्री बॉल हम खेलते हैं वैसे करेंगे। आप अपने अंदाजे के मुताबिक आप देखें कि ये हमारे पास मेन बॉडी हमने बनानी है। ये थीसिस स्टेटमेंट है, इसको हमने ओपन करना है, खोलना है। कितने पैराग्राफ बन सकता है? ठीक है, कितने पैराग्राफ बन सकता है? कितने पैराग्राफ बन सकते हैं, बल्कि यूं मुझे बताएं, पहला पैराग्राफ किस पर बनेगा? इंट्रोडक्शन हो चुका, कंक्लूजन हो चुका, मेन बॉडी के पैराग्राफ मुझे बताएं। हमने थीसिस स्टेटमेंट को खोलना है,
इंट्रोडक्शन कभी भी थीसिस स्टेटमेंट में नहीं आता है, थीसिस स्टेटमेंट उसके अंदर आती है। मेरी बात गौर से समझ लीजिएगा, ये बात लिख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन जो है वो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर शामिल नहीं होता है, थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के अंदर शामिल होती है। इंट्रोडक्शन में आप अटेंशन कैच करते हो, उसमें बताते हो कि मैं बात क्या करने जा रहा हूँ, फिर थीसिस स्टेटमेंट बताते हो। ऐसे जो है वो थीसिस स्टेटमेंट उसके बाद शुरू होता है। सो जी, हमारे पास पहला क्या है जी, जरा देखिएगा। ओके, ग्रेट। हमारे पास जो है पहले नंबर पे आ जाता है जी, डिफरेंट रीजन्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सीलेंट पार्टिसिपेंट्स, हम जब इसकी बात करेंगे तो यस, द आंसर इज के हमें पहला जो पैराग्राफ है वो हमारा डिफरेंट रीजन्स पे होगा। और एक्सीलेंट जी, वेल डन उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कामयाबी से आइडेंटिफाई किया। ये चीज आपको भी इसी ने थीसिस स्टेटमेंट ने बताई कि पहला पैराग्राफ डिफरेंट रीजन्स के ऊपर होगा। आपके एग्जामिनर को भी आपकी थीसिस स्टेटमेंट बताएगी कि आपका पेपर थीसिस स्टेटमेंट जो है पहले नंबर पे डिफरेंट रीजन्स के ऊपर बात करता हुआ नजर आना चाहिए। अगर एग्जामिनर को ये बात नजर नहीं आएगी तो इट मीन्स कि उसका माइंड करना बनता है, और वो माइंड करेगा। सो हम इसका खासा ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, दूसरा पैराग्राफ से मुझे बताएं कि किसके ऊपर होगा। दूसरा पैराग्राफ बताएं। दूसरा पैराग्राफ हमारे पास इस ऑन करेक्टरिस्टिक्स फूड इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर है। तो हमारे पास जो है फूड से रिलेटेड हो सकता है, या फूड और कल्चर। दरअसल में कभी आपने देखा होगा कि इन दोनों चीजों को हम अलहदा नहीं कर सकते हैं। हर जगह का कल्चर जो है उसका खाना अलहदा से होता है। ठीक है। आमतौर पे जब मैं लाहौर में था तो लाहौर जो है जिंदा दिलाने शहर के नाम से जाना जाता है, आप सब जानते हैं। तो वहाँ पे खाना बड़ा मशहूर था। एक चौक हुआ करता था, लक्ष्मी चौक, अब भी होगा। वहाँ पे हमें अक्सर जब वीकेंड पे जाने का इत्तेफाक होता, उसके बाद जो है वो गवाल मंडी, देयर लॉट मेनी अदर प्लेसेस जो है ना, फूड स्ट्रीट्स जो है वो होती थी। तो वो कल्चर जाना जाता था। फिर वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लोग बैठे होते थे, बादशाही मस्जिद के करीब होना। तो अलॉट मेनी प्लेसेस आर देयर, कि मैं बताना चाहता हूँ कि फूड और कल्चर जो है वो दोनों के दरमियान गहरा लिंक है, हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो हम एक ही पैराग्राफ बनाएंगे, वो हमारे पास होगा कि फूड और कल्चर को लेके। ठीक है। अब हम इसमें बता सकते हैं फूड एंड कल्चर इन ईच रीजन जो है वो बता सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ जो है वो हम किस पे ऊपर लिखेंगे, जो तीसरा जो है वो, लाहौरीज आर ऑलवेज फूडीज। तीसरा पैराग्राफ जो है वो किसके ऊपर होगा जनाब? हमारा कंक्लूजन के ऊपर होगा। कंक्लूजन मैंने बताया थीसिस स्टेटमेंट में शामिल नहीं होगा। थीसिस स्टेटमेंट इन इटसेल्फ जो है कंक्लूजन में शामिल होती है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थीसिस स्टेटमेंट में शामिल नहीं होता है। अच्छा जी, अब एक काम करेंगे, छोटी सी एक्टिविटी ये करेंगे कि अब मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगा, कुछ सेकंड्स का टाइम लेंगे आप। अब यहाँ पे आपने देखना है ये वाला। आप तकरीबन चलें 100 सेकेंड्स ले लीजिए, और आपने इस पर गौर से देख के बताना है कि दूसरी थीसिस स्टेटमेंट हमारी जो है इस पे कितने पैराग्राफ बन सकते हैं। बल्कि मिलजुल के इसको देखने की कोशिश करते हैं। एज a result of human population growth, deforestation and hunting, the number of koalas has declined. अब मुझे बताइएगा कि कितने पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ का नाम क्या होगा? पहले पैराग्राफ का नाम क्या होगा? जिन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ लिखा वो गलत है, जिन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ लिखा वो ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पे हमारा पहला पैराग्राफ होगा। अगर इसमें तीन फॉर एग्जांपल पैराग्राफ होते हैं, डिफोरेस्टेशन एंड हंटिंग पे, अच्छा लाजमी नहीं है
कि ये 3 पैराग्राफ्स ही होंगे, ठीक है। हमारे पास ये हर पैराग्राफ की मेन हेडिंग है। इसके अंदर आप चाहें तो आप 10 के करीब पैराग्राफ जो है वो लिखना शुरू कर दें, ठीक है। दैट्स अप टू योर नॉलेज, आप किस तरह से कन्वीनियंट हो, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट से बाहर नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट से उसे हटना नहीं चाहिए। अच्छा जी, दूसरा मुझे बताइएगा, दूसरा टाइटल क्या होगा? दूसरा टाइटल क्या होगा हमारे पास? दूसरे नंबर पे हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर पे हमारे पास हंटिंग हो जाएगा। आई एम श्योर कि अब अभी इस स्टेज तक हमें ये पता चल चुका है कि हमारे एग्जामिनर को कैसे पता चलता है थीसिस स्टेटमेंट पढ़ते ही कि ये ऐसे जो है वो इसमें मुझे फिल्म सुनाई गई है। हमारे अक्सर स्टूडेंट जो है वो कहा करते हैं, और कुछ लोग करते भी हैं, वो फील करते हैं कि मैं ना आउटलाइन बाद में लिख लूंगा, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बाद में मैं आउटलाइन लिख लेता हूँ। आपको हेल्प कर सकता है कि हम आउटलाइन जो है वो बाद में लिख लेते हैं, पहले हम पूरा ऐसे लिख लेते हैं? कि ये मुमकिन है कि ऐसे के मुताबिक अपनी आउटलाइन को ढाला जा सके, या आउटलाइन के मुताबिक ऐसे जो है वो करना आसान होता है? फर्स्ट मेथड एंड द सेकंड मेथड। हमारे पास यकीनन जो है, जब हम आउटलाइन पहले लिख चुके होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो जाना है, ठीक है। तो हमें आउटलाइन कभी भी जो है वो बाद में नहीं पुट करनी चाहिए, आउटलाइन पहले आएगी। इससे बहुत से नुकसानात हमारे हमारे पास होते हैं। सो जी, हम कामयाबी से ये बात सीख चुके हैं। अच्छा जी, थीसिस स्टेटमेंट के बारे में काफी चीजें मैंने समझा दी, काफी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मजीद जो है वो कुछ चीजें आगे चलते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कल ही आपसे मैं अर्ज कर रहा था कि थीसिस स्टेटमेंट के बारे में जब भी आप लिखेंगे तो आप एक ही काम करेंगे, और वो काम आप ये करेंगे कि आप आई थिंक दैट को अपने माइंड में सोच लेंगे, अपने माइंड में जो है वो उसका इमेजिन कर लेंगे कि आई थिंक दैट इज। अब थीसिस स्टेटमेंट को डेवलप करने का तरीकेकार ये होगा कि आपने अपने ओपिनियन और रिमेनिंग जो वर्ड्स हैं वो आपके पास थीसिस स्टेटमेंट है। आसान सा हमारे पास एक टाइटल है, फॉर एग्जांपल जो है फूड है। अ वेजिटेरियन डाइट इज, उसने आई थिंक दैट को काटा, वेजिटेरियन डाइट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लिव अ हेल्दी लाइफ। आपने देखा कि मैंने किसी के आइडियाज जिनको एक्सपैंड किया जा सकता था, मैंने उन्हें क्रॉस नहीं किया कि ये आइडियाज ऑल टुगेदर गलत हैं, मैंने ये नहीं कहा। आपका एग्जामिनर भी नहीं कर सकता, सब्जेक्टिविटी है। देखें, आप ये साबित कर दें कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है, अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ साबित कर दें, तो आपका पेपर पास है। आपके पास इनफ आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, रेफरेंसेस मौजूद हैं, अकली दलाइल मौजूद हैं कि आप इस बात को साबित कर सकते हैं, दैट्स फाइन। आप बिल्कुल हो सकता है। आप ये साबित कर दें कि चांद पे और कोई नहीं गया, हम ही गए हैं आज तक, हिस्ट्री से चीजें उठा उठा के अगर आप ये बात साबित कर देते हैं तो इट मीन्स दैट्स फाइन। लेकिन आप वो कर नहीं सकेंगे ना, झूठ साबित हो नहीं सकेगा, सच्ची साबित हो सकेगा। इसलिए आपने थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बहुत इसको सर पे नहीं चढ़ा लेना, परेशान नहीं हो जाना। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। और आज की भी जो थीसिस स्टेटमेंट्स मैंने क्रॉस की, उनके अंदर मैंने वर्ड्स को क्रॉस किया कि ये चेंज कर लीजिए, ये वर्ड्स बदल लीजिए। जैसे मुझे याद है, कुछ वर्ड्स हैं, मैंने बताया कि नहीं, रेलिवेंट सेटिंग्स के अंदर जो है वो आप चले जाएं, इम्पोज पुट कर दें, गालिबन काफी थी। सो देयर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स दैट वी कैन नॉट डिस्कस इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। थीसिस स्टेटमेंट इज समथिंग दैट इज इन योर माइंड, और उसी को आप लेके आगे चलोगे। अब हमारे पास आसान सी जो है वो थीसिस स्टेटमेंट के बारे में एक्टिविटीज हैं, ये आप करेंगे। एक्सरसाइज है, इसके बारे में आप अपनी 2 थीसिस स्टेटमेंट सबमिट करवाओगे, एक इसके हक में, एक इसके अगेंस्ट। पहली इसके हक में, दूसरी इसके अगेंस्ट। दूसरे वाली यूनिवर्सिटी स्टडीज है, एक यूनिवर्सिटी स्टडीज के हक में नेशनल लेवल पे, एक यूनिवर्सिटी स्टडी होगी इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इंटरनेट फायदे के हक में, नुकसान के हक में, दोनों में जस्टिफाई करना। म्यूजिक क्यों सुनना चाहिए, बेनिफिट और इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनके ऊपर बात करो। तो जी, हमारे पास ये पहली एक्टिविटी है। अगर हमने जितनी बातें की हैं वो बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, वो बातें मुश्किल नहीं हैं, तो कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे लेना चाहूँगा। पहले नंबर पे मुझे बताइएगा, द टॉपिक सेंटेंस पहले का आंसर क्या है? द टॉपिक सेंटेंस गिव्स द, एम से कुछ शुरू होगा,
आइडिया ऑफ अ डैश, मेन आइडिया ऑफ टू का क्या होगा जी? टू का क्या होगा? पैराग्राफ होगा। लाइकवाइज द थीसिस स्टेटमेंट गिव्स द नंबर थ्री मेन आइडिया ऑफ एन essay। ओके, नेक्स्ट देखिएगा फिफ्थ पे, द स्पोर्टिंग। अच्छा यार, ये तो मैंने ही बता दिया। अच्छा, द स्पोर्टिंग सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस जस्ट एज द, नंबर सिक्स देखिएगा, नंबर सिक्स, जस्ट एज द डैश पैराग्राफ्स ऑफ ऐसे एक्सप्लेन द थीसिस। अच्छा, कोई भी पैराग्राफ के अंदर जो स्पोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के पहली लाइन जो है वो, उसको एक्सप्लेन करने वाले उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। और यही एक्टिविटीज जो है वो बेसिकली हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो हाल ही में हमने सेशन एक देखा, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी उन लोगों को कि प्लीज अपनी पैराग्राफ लिखने की एक्टिविटीज को ना बेहतर कीजिएगा। ठीक है। अपने तौर पे आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस और पैराग्राफ को, उसमें पहली लाइन आपके पास सपोर्टिंग सेंटेंस है, दूसरी उसके अंदर जो है वो आप डिटेल्स को ऐड करें, और उसके एंड पे जो है, चूंकि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो मेन पैराग्राफ को जरूर लिखें, सो दैट आपको पता चल सके कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास यहाँ पे है। आगे चलते हैं जी। लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड व्हाट इट इज, इसको क्या कहते हैं जी? कंक्लूजन। कंक्लूजन सेंटेंस होगा हमारे पास या कुछ और होगा? ये मुनीबा ने ठीक लिखा हमारे पास, नहीं इन्होंने भी ठीक नहीं लिखा। कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। वेरी गुड मानूर, एक्सीलेंट, वेरी गुड इंश्रा, एक्सीलेंट। और हमारे पास जो नंबर एट पे क्या होगा? द लास्ट पैराग्राफ ऑफ एसे इज कॉल्ड, नंबर एट पे कंक्लूजन है। अभी तक हमने एक कहानी, एक चैप्टर खत्म कर लिया, और वो हमारा थीसिस स्टेटमेंट का था। अभी तक शायद मैं ये समझा पाने में कामयाब हुआ कि हमारे पास जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। सबा खान लिखती हैं, कैन वी सेंड अ पैराग्राफ राइटिंग इन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर चेकिंग। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैं एक्टिविटीज असाइन करता हूँ, अगर वही कर ली जाए तो वो मोर देन इनफ है। आप मैं जैसे आज मैंने ये दो एक्टिविटीज असाइन की हैं, आप इनको करेंगे। मैं कुछ ईडियम्स असाइन करूंगा, आप उनको करेंगे। मैं वोकेबलरी असाइन करूंगा, आप उनको करेंगे। एक सेट पैटर्न होगा। अ, इस तरह से अगर ऑफ द रेकर्ड चले जाएंगे या ऑफ द वे कुछ ऐसा चेक करवाना चाहेंगे, वो शायद once in a blue moon तो पॉसिबल हो सकेगा, लेकिन उसे हम रेगुलरली नहीं किए। आउटलाइनिंग एंड ऐसे हमारे पास ऐसे ऐसे को हम आउटलाइन कैसे जो है वो इसकी बनाएंगे। आउटलाइन बनाना हमारे लिए इतना ही जरूरी है कि जितना हम खेलते हुए कोई हमारी टांग की हड्डी टूट जाए, और वो डॉक्टर साहब जो है वो हड्डी की बजाय जो है वो कोई क्वैक हो, कोई ऐसा स्टिंजी पर्सन हो जिसको ये ना पता हो कि क्या करना है, और वो वैसे ही जो है वो टेंडन्स को आपस में जोड़ दे, वैसे ही चीजों को आपस में मिला दे एक दूसरे के साथ जो है। ऐसी सिचुएशन में वो कभी भी चीज जो है वो जुड़ती हुई नजर नहीं आए। मान लीजिए कि एक जगह पे एक बंदे की बाजू जो है, बाजू, उसका बाजू टूट गया। अब उसने क्या कहा? उसने कहा चलो ये कोहनी वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म कर देते हैं। उसने यहाँ से हैंड को पकड़ा और यहाँ पे जो है वो उसको लगा दिया। ठीक है। ये ना तो कोई मजाक है और ना ही मैं लाइटर नोट पर बात कर रहा हूँ। ये संजीदा बातें हैं कि ऐसा ही एस्पिरेंट्स करने की कोशिश करते हैं जब वो अपनी आउटलाइन के साथ ठीक ठाक मजाक करते हैं। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा और मैं ये कहूंगा कि ये बड़े सेंसिटिव लेक्चर्स हैं, बड़े सेंसिटिव लेक्चर्स हैं।
इनकी सेंसिटिविटी का अंदाजा हमें तब होता है जब हम अपने पेपर में बैठे होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई आपकी ब्यूरोक्रेसी की दुनिया बना सकता है और बिगाड़ सकता है, तो वो ये 4-5 लेक्चर्स हैं जो हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइंस, इंट्रोडक्शन, ट्रांजिशंस, फॉर्मेशन, कोहेरेंस, फ्लो, क्लैरिटी, इनको देखेगा। आउटलाइन उन सब चीज़ों में से सर फहरिस्त है जो सीएसएस के पेपर में आपके एग्जामिनर ने सबसे पहले देखना है, और वहीं से कहानी का आगाज होता है। आउटलाइन क्या होती है? एक इंफॉर्मेशन है। क्या करती है? चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। आउटलाइन के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। बिगिंस विद द एसेस थीसिस स्टेटमेंट। हमारे पास दो तरह के मुफक्कर दुनिया में पाए जाते हैं। जिस तरह से एक हमारे पास है पाकिस्तानी मुफक्कर, पाकिस्तानी थिंकर्स की कोई किताब नहीं पढ़ी, या शायद इन्होंने मुतालिया किया हो तो उसको अप्लाई नहीं किया। ये जो अभी हम किताब देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल राइटर की लिखी हुई किताब, और इसके एंड पे ठीक ठाक आपको रेफरेंसेस सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि वो बताएगा कि मैंने ये बात की तो क्यों की, मेरे पास उसके रेफरेंसेस हैं। पाकिस्तानी दानिश्वरों ने अपनी हर चीज़ को जो है वो अपने तौर तरीके से अपना लिया, बना लिया। बच्चों को भी हमने वही सिखाना शुरू कर दिया, पेपर में इस तरह से करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो। हमारी कौम का एक अलमिया है कि, और वो अलमिया ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी। मैं अपने एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ कि उनका जियोग्राफी में मास्टर्स था, बट अल्लाह के फजल करम से और उनके वैल्यूएटेड एसेस मेरे पास आज भी हैं। बहुत से लोगों के पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने कभी भी वैल्यूएटेड एसेस जो गलतियों से भरपूर होते हैं एलोकेशन के बाद शेयर नहीं किया। ना अपने पेज पे किए हैं, ना कभी और जगह पे करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स कर देते होंगे लेकिन हम नहीं करते हैं। हम रिस्पेक्ट का और प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। वैसे भी जो बच्चा ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है, वो उसके सारे जुर्म धुल चुके होते हैं। ठीक है, एफपीएससी से वो चाहे कैसे भी 40 नंबर लेके निकल गया, इट मीन्स कि अब दुनिया की नज़र में ज़हीन तरीन फर्द कंसिडर किया जाता है। ये एक मामला है, इस पे एक अलहदा बहस की जा सकती है। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक कि वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और बहुत ज़्यादा उनका अपना सब्जेक्ट वो बहुत अच्छे से पढ़ा सकते थे, और हमें इस चीज़ की खुशी है कि ही इज टीचिंग एंड ऑल द थिंग्स आर देयर। और पढ़ाना चाहिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिसने अपने सब्जेक्ट में कोई 20-21 साल गुजारे हों, और एक ऐसा पर्सन जिसने उसको 2 साल पढ़ा हो, बराबर नहीं हो सकते हों, या अगर शायद बराबर हो भी सकते हो तो एक्सपर्टीज बहरे कैफ मौजूद रहती है। मेरा ये मानना है कि आप सी एस एस पी एम एस के लिए ना तो नेशनल लेवल पर चीज़ों को ज़्यादा रिलायबली देखिएगा, चाहे वो मैगजीन्स हों, उसके लिए भी आप इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स और इकोनॉमिक्स को देखिएगा, ये आपके लिए आपकी सोच को बदलेंगे। और बुक्स भी अगर आप देखें तो जहाँ पे पाकिस्तानी ऑथर्स का नाम हो, तो थोड़ा सा मुहतात तरीके से उन्हें पढ़िएगा। अब बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स भी हैं, तारिक रहमान है हमारे पास जो है वो, तौफीक रफ़त हैं हमारे पास जो है वो, लॉट मेनी अदर राइटर्स आर देयर, बट वो लिटरेचर की दुनिया में हैं और उन्होंने सी एस एस के लिए ज़्यादा किताबें नहीं लिखी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट होती है, और हमारे पास ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आएगी पहले नंबर पे। हजूर वाला, ये ना तो कोई इंट्रोडक्शन लिखोगे। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहते हो शुरू में, तो आप थीसिस स्टेटमेंट ठीक आप इस तरह से आगाज में लिख सकते हो, जैसे कि कुछ यहाँ पे लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ, मेरा ख्याल है ये मिट जाता है। अच्छा, इसका साइज बड़ा हो सकता है। चलो ऐसे ही मिटा लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है जनाब, हमारा थीसिस स्टेटमेंट है जो कि मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपके सामने किया। इस थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें उसने बड़ा सा बोल्ड करके लिखा हो थीसिस स्टेटमेंट। ऐसे है, ऐसे के टाइटल को दरमियान में ले आइएगा। किताब वाला जो है वो दरमियान में रखना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल है वो रख नहीं पाया, या उसने टाइटल आई डोंट नो क्यों लेफ्ट पे रख दिया। लेकिन हम लोग, अगर आप टाइटल लिखते हैं तो प्लीज़ दरमियान में लिख लीजिए। हमें यहाँ पे किसी किस्म की भी हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ पे अगर हम हेडिंग दे ही दें तो कबाहत क्या है, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। बात यह है कि हमारे पास ऐसे जब आपने टाइटल लिख दिया तो ऐसे शुरू हो चुका है। ठीक है, आपका थीसिस स्टेटमेंट ये मेन पॉइंट है जिसको आपने नंबर वन हेडिंग दे दी है। अब ये बेसिकली इस आउटलाइन का हिस्सा बन चुका है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इस आउटलाइन के साथ जो है उसको अलग से हेडिंग दें। अब फिर ऐसा अगर आप इसको एक अलग हेडिंग देते हैं तो बाकी को भी अलग हेडिंग दें और फिर पॉइंट नंबर टू लिखें। थर्ड को भी फिर जो है वो लेजर से हेडिंग के पॉइंट नंबर थ्री या थर्ड मेन पॉइंट फिर लिखें फोर्थ पॉइंट। सो इट इज समथिंग दैट इज नॉट कंसिडर्ड अप टू द मार्क, सो यू नीड टू रिमेन वेरी वेरी केयरफुल है तो फॉलो कर लें। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है, आप थीसिस स्टेटमेंट सिरे से यहाँ पे लिखिए ही नहीं, थीसिस स्टेटमेंट यहाँ से खत्म कर दें। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दीजिए, वहां पे हेडिंग दे दीजिए इंट्रोडक्शन की हेडिंग। अब आप चाहें तो इंट्रोडक्शन के नीचे जो है वो दो तीन चीजें लिख सकते हैं। आप पॉइंट लिखें, हिस्ट्री लिखें, डिटेल्स बताएं और उसके बाद आप जो है वो आगे चला जाएं। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट पहले पैराग्राफ के एंड पे आ जाएगी। ये दूसरा तरीकेकार है। एक तीसरा तरीकेकार भी एग्जिस्ट करता है जो हाल ही में जो है वो नया आया 2022 के जून में जो है वो इसके ऊपर लेटेस्ट रिसर्च हमारे पास आती है और वो हमें बताती है कि अब राइटर्स क्या करते हैं तो वो पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग ऊपर देते हैं। नंबर वन पे जो है वो इंट्रोडक्शन होता है और ये हमारे पास पहला इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और फिर थीसिस स्टेटमेंट आ जाता है। उन्होंने दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर लिया। लेकिन ये तीसरा पॉइंट पाकिस्तानी राइटर्स के ज्यादा नॉलेज में अभी तक नहीं आया। आपको पता है कि वैसे भी हम कोई 100 या 200 साल पीछे हैं दुनिया से। तो शायद ये आपके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तब तक ये तरीकेकार पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा। तो शायद फिर आप उन्हें गाइड कर सकेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दो ही तरीकेकार पता है और हम इन्हीं को फॉलो करेंगे। ये हमारे पास थी कि हमारी आउटलाइन शुरू किससे होगी, ये पहला पॉइंट था और ये पॉइंट यहाँ से हमारे पास शुरू होता है। थीसिस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास आता है आउटलाइन ऑर्गेनाइजेशन को शो कर। ये 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 यहाँ पे हमारे पास ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे कि उनसे मैं सुन लूं, लम्हा भर में वो कहेंगे कि मुझे याद होगा। यही बेसिकली हमारे पास हमारे ये सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है, फैसल बारी डाउन में लिखते हैं और वो बस यही बताते हैं कि रेटा सिस्टम है, मेमोराइजेशन है, उस पर जितनी चाहे बात आप हमारे स्टूडेंट से करवा लीजिए वो करेंगे। देखिए, आपकी आउटलाइन आपके ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। मैं बाकियों का नहीं जानता लेकिन हमें जो ऑब्वियसली इसके लिए उनमें मैं आउटलाइन को सामने रखा हूँ। मैं आउटलाइन आपके सामने पुट करता हूँ और उसके बाद मैं उसको देखने की कोशिश। आउटलाइन के बाद सारे का सारा ऐसे ना तो पढ़ा जाता है ना ही पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन का पैसेज जो है वो पढ़ते हैं, बल्कि हम लोग जो हैं वो जब ऐसे पढ़ते हैं उसके लिए वो क्या तरीकेकार होता है कि किस तरह से हमारे पास जो है वो ऐसे की रीडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है ताकि आपको वो भी पता चल जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आउटलाइन पे नजर जाती है। पहला तरीकाकार ये है कि आउटलाइन मेरे सामने आई, आउटलाइन पे हमने देखा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज कि आपने आउटलाइन को सामने रखा और उसको देखा। अब तीन तरीकेकार हैं, मुझे तीन तरह से मेरे पास जो है वो तीन चीजें आ सकती हैं। पहले मैं देखूंगा कि क्या ये रेलिवेंट है। अब मैं इस आउटलाइन को ले जाऊंगा इसके टाइटल के साथ, क्या ये रेलिवेंट है, क्या ये रेलिवेंट है और पॉइंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेलिवेंट जो है वो अननेसेसरी बातें कर रहा है। इफ यस, एक पॉइंट पूरा हो गया। अब मैं दूसरे पे चलूंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मेन हेडिंग्स बनाई गई हैं क्या ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूजन कहीं टूरिस्टिक हेडिंग्स तो नहीं दी हुई। दूसरा पॉइंट है फाइन, फेयर इनफ, यानी कि क्लैरिटी। तीसरे नंबर पे मैं देखूंगा कि क्या ये जो लैंग्वेज है उसके अंदर और उसकी जो राइटिंग्स है वो किस तरह की हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, क्या अभी ठीक है? ओके।
ग्रेट। हमारे पास जो तीसरा मेन पॉइंट होगा वो उसकी राइटिंग स्किल्स को चेक करेंगे। क्या ये पुअर इंग्लिश है? तो पहले नंबर पे ये देखा रेलिवेंसी, दूसरे नंबर पे क्लैरिटी, तीसरे नंबर पे पुअर इंग्लिश। अब ये आउटलाइन ने हमें अच्छा खासा जो है वो नक्शा दे दिया कि ये जनाब बंदा कैसा है, कहाँ पे फॉल करता है, इस बंदे का पेपर पढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे चलेंगे। फिर उसके बाद जो है वो चले जाएंगे थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। मैं अमूमन थीसिस स्टेटमेंट को तलाश करता हूँ इंट्रोडक्शन के एंड पे। मुझे यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट अगर मिल जाती है, मैं वो देखता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है। वंस अगेन मैं थीसिस स्टेटमेंट को रिलेट करता हूँ टॉपिक के साथ कि क्या ये टॉपिक से मिलती है। पहले नंबर पे ये देखता हूँ रेलिवेंट है, रेलिवेंट है तो आगे बात बनेगी। क्या ये हमारे पास इरेलीवेंट है तो कितनी इरेलीवेंट है, कम्प्रीहेंसिबल है या इनकम्प्रीहेंसिबल है। भारी भरकम ऐसे अल्फाज जिसके लिए मुझे डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़े, वो मुझे मेंटली तौर पर टॉर्चर करता है, शायद बाकियों को भी करता हो। और हम लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी वोकैबुलरी बुरी होती है, लेकिन अगर आपने कोई खास जॉनरा के चार लफ्ज याद करने हैं और आप उनको बैरिक अपनी थीसिस स्टेटमेंट में घुसेड़ के ला रहे हो। मान लीजिए कि किसी ने मेडिकल की डिक्शनरी से, एस्पिरेंट्स मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई केमिस्ट्री से है, कोई फिजिक्स से है, कोई मेडिकल से है, कोई बायोलॉजी से है। उनकी अपनी जॉनरा में अपनी डिक्शन है, अपनी लैंग्वेज है, जिसे ह्यूमैनिटीज के बंदे नहीं समझ पाते हैं। हम तो ऐसे एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। तो आप जब इस पे पुट करते हो और आपने इतने ट्विस्टेड वर्ड्स यूज किए हैं, आपका एग्जामिनर उसे माइंड करता है। वो कि वो देखेगा और आपको कोशिश करेगा फैसिलिटेट करने के लिए। बट अगर आपने पूरी की पूरी डिक्शनरी में से ओखे ओखे वर्ड्स जो हैं वो ढूंढ ढूंढ के दे दिए हैं कि चलो भैया पढ़ के बताओ, तो फिर वो पढ़ के बताएगा आपको, और फिर वो जो बताएगा फिर आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सो ट्राई टू फैसिलिटेट योर एग्जाम। उसे फैसिलिटेट करना मकसद है, आपको इरिटेट करना मकसद नहीं। और फैसिलिटेशंस में इतनी आसान लैंग्वेज लिखने की भी जरूरत नहीं है कि जिसमें एग्जामिनर ये फील करे कि ये तो ऐसे है जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक के बच्चे की रीडिंग जो है वो पढ़ रहा हूँ। एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। डॉन के सामने डेली आर्टिकल्स आपके साथ होते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक मिसाल दिया करता हूँ, द पेट्रोल प्राइसेस इन पाकिस्तान आर राइजिंग ऑन डेली बेसिस। अब ये भी जो है वो आर राइजिंग भी कह सकते हो, किसी ने आर सोरिंग भी कह दिया। ठीक है, आई एम फ्रॉम सियालकोट, आई हेल फ्रॉम सियालकोट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही चीज को बताने के कई अंदाज हो सकते हैं, कई तरीकेकार हो सकते हैं। सो हमें उनको भी देखना है। थीसिस स्टेटमेंट के बाद जो है, अगर मुझे पता चलता है कि थीसिस स्टेटमेंट में कहानियां ही सुनाई गई हैं, तो फिर मैं कुछ सेकंड जो है वो इंट्रोडक्शन से लेके थीसिस स्टेटमेंट तक और पहले 2 पेजेस को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब की दफा मेरे माइंड में एक चीज चल रही होती है कि ये 0 से 20 के दरमियान कहाँ पे फॉल करता है। मान लीजिए कि अगर जो है उसने उसकी थीसिस जो है वो स्टेटमेंट रेलिवेंट है, ठीक है, आउटलाइन जो है वो भी रेलिवेंट है, फिर तो मैं आगे चलूंगा। लेकिन अगर उसने थीसिस स्टेटमेंट इरेलीवेंट बना दी है लेकिन आउटलाइन रेलिवेंट है, तो मैं यहाँ से आगे चलूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा। इसे हम कहेंगे कि फाइटिंग चांस देना। ठीक है, आई विल सी कि मैं उसे एक और चांस देने की कोशिश करता हूँ। मुमकिन है कि अंडर प्रेशर आके थीसिस स्टेटमेंट नहीं अच्छे से बना पाया, मुमकिन है कि वो एस्पिरेंट नहीं देख पाया। अब लेकिन आउटलाइन उसने बड़े मजे की बनाई है, बड़े कमाल की बनाई है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब की दफा हम मैं आगे बढ़ने से पहले एक काम ये करूंगा कि पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन का पैसेज पढ़ूंगा, उसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, फिर मैं उसके कंक्लूजन में आ जाऊंगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का लिंक क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद मैं फौरन से कंक्लूजन पे क्यों आ गया, इसको आपको पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन, जब मैंने कहा था ये दोनों ऐसे के हिस्से नहीं होते हैं, वो ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसे से बाहर होते हैं। तो इन दोनों में यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसके मटेरियल को सारे को देखा, अगर उसने अच्छी इंग्लिश लिखी है लेकिन थीसिस स्टेटमेंट उसकी जो है वो रेलिवेंट नहीं थी, इररेलेवेंट थी, तो वो डिजर्व करेगा कि उसे जो है वो 40 या 41 नंबर अवार्ड कर दिए जाएं। सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट की गलती की वजह से वो बच्चा जो है वो फेल नहीं होगा।
अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है, करेक्ट है, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल आउटलाइन के मुताबिक हैं, तो फिर जो है वो हमारे पास चीजें आगे चलेंगी। अब हमारे पास जो है उसमें, लेकिन इसके लिए जरूरी है ये 40-41 के, अब उसके पेपर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल कि जिन्होंने, अब मैंने देखा कि मैंने उनकी आउटलाइन पढ़ी, उनकी आउटलाइन जो है वो रिलेटेड है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आई एम श्योर दैट यू पीपल आर नॉट गेटिंग बोर। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, सो you people are learning something, like how you are going to do, how you are going to perform the same in your paper. Not specifically, Nishwa, not specifically. Yes, they do exist. हर एग्जाम्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, दैट्स अप टू यू। द सेम इज द स्टोरी विद योर बोर्ड पेपर्स। ठीक है, मोर ओवर इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कुछ लोग उसको बड़ी स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, ऐसे ही जैसे आप पेपर चेक करते हो। कुछ लोग उस फी के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने मुताबिक चलते हैं। ठीक है, या बोर्ड भी अब रट्टा तो खैर नहीं रहा, लेकिन चले, अगर मैंने ऐसा पेपर पढ़ा जिसमें हमारे पास जो है आउटलाइन भी रेलिवेंट थी, थीसिस स्टेटमेंट भी रेलिवेंट था। अब ऐसे बच्चे जो हैं जो दोनों चीजें पढ़ने के बाद मेरी नजर में 22 नंबर ले चुके हैं, अब मेरे माइंड में एक फिगर आ चुका है 22। अब आगे मैं पढ़ूंगा, मैं ये देखने के लिए पढ़ूंगा कि 22 से ऊपर कितने चलेंगे। अब मैं ये दोनों चीजें पढ़ने के बाद इंट्रो पे आ जाऊंगा, इंट्रोडक्शन को देखने की कोशिश करूंगा कि क्या इंट्रोडक्शन कैसा है। ठीक है, बात करते हैं इस पे भी, बात करते हैं। इंट्रोडक्शन जो है उसके ऊपर जो है वो देखा, इंट्रोडक्शन को देखने के बाद फिर उसके ऐसे को स्कीम किया, स्कीम कहते हैं कि चेक किया, देखा कि क्या उसने वही स्टफ लिखा जो उसने आउटलाइन में लिखा है, या वो जो है वो ही इज डिग्रीसिंग, इधर से उधर, उधर से इधर जो है वो। ठीक है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्या वो क्लियर है या अनक्लियर है। ठीक है, अब मैंने जो है ये फैसला कर लिया कि मुझे इसको पास करना है, मुझे इस एक्सपेरिमेंट को पास करना है, 40 मार्क्स लेने हैं। मैं अपनी चाय का कप लूंगा, उसका पेपर लूंगा, और तसल्ली से अब उसको जो है वो मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अब मैं उसके पेपर को तसल्ली से पढ़ूंगा। हाँ, यहाँ पे 9 के क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। कुछ लोग यहाँ पे पास कर भी देते हैं बगैर पढ़े, उनकी वंस अगेन बच्चे की लक है या उस बंदे की लक है, लेकिन बहुत कम होता है, बट ऑब्वियसली exceptions are always there, but an exception is an exception after all। तो वो भी जो है वो हो जाते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। हम भी ऐसे गंजीने गौहर को जानते हैं, हमारे भी अपने भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम जानते हैं कि उनका CSS भी पास होता है, PMS भी पास होता है, लेकिन इंटरव्यू में फिर वो जो मैंने किताबें बताई होती हैं वो पहले पढ़ते नहीं। वो पहले सोचते हैं कि सर ने पता नहीं क्यों किताबें हमें कह दी हैं, तो काश ये किताबें ना हम पढ़ेंगे और ना हम वैसे ही पास करके दिखाएंगे। तो फिर वो जब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी से शुरू होते हैं इंटरव्यू में, फिर वो कहते हैं सर तब आप हमें बहुत शिद्दत से याद आते हैं, तो फिर याद करने का कोई फायदा होता नहीं। खैर, अब जी ऐसे बच्चे जो हैं उसका मैं पेपर पकड़ता हूँ और उसको मैं मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करता हूँ। फिर उसका जो है वो 40 40 प्लस जो है उससे ऊपर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, ये बड़े अफसोस की बात है कि अगर मेरे पास जो है वो 50 पेपर हैं, तो शायद मुझे ऐसे पढ़ने वाले पेपर कोई दो ही मिलेंगे, या ये शायद दो भी मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाके बता रहा हूँ कि दो पेपर, इस रेशो को भी अगर आप कम कर लें तो हाँ 50 में से शायद एक ऐसा होगा जो अटेंशन को ग्रैब कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है, निश्वा चले माफ कर दें, उस बेचारे का नहीं हुआ इंटरव्यू पास। ठीक है, छोड़ दें उसे, एंजॉय कर दें। कोई बात नहीं, अगली दफा हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी।
अब हमारे पास जो है ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी स्टोरीज हैं। एक ऐसा भी हमारे पास एस्पिरेंट्स आते हैं, एक ऐसा पेपर था जिसमें उसने 15 पेजेस के करीब जो है वो लिखे हुए थे, ठीक है। लेकिन उसने लिखा सारे का सारा था, वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ था और वेल आर्ग्यूमेंटेड था। उसने रेफरेंसेस को कोट किया था, उसने कंक्लूड भी अच्छे से नहीं कर सका था, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया था। आई अवॉर्डेड दैट पर्सन 40 मार्क्स। मुझे नहीं पता वो पास हुआ फेल हुआ, बट दैट इज द स्टोरी के इसमें हम जो है वो चलते हैं। ये हमारे पास थी जी थीसिस स्टेटमेंट से और आउटलाइन की कहानी। तो अगर आपने दोनों चीजें लिख ली हैं तो आपके पास ये क्लियर हो जाती हैं, आपका ऐसे क्लियर हो जाता है। मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को इवेल्युएशन में से जरूर गुजारिएगा। वो हम इसलिए नहीं कहते हैं कि हम लोग जो है वो इवेल्युएशन ऑफर करते हैं, 100,000 पीपल अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब। आप खुद से भी अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, बट डू नॉट स्किप द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। शोज अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपको आगे पता चलता है कि आप देखते हैं कि कैसे आइडियाज कौन सा पहला आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, कौन सा थर्ड पे आएगा, और फिर हमारे पास ऐसे का कंक्लूजन होता है। ये हमारे पास एक छोटी सी कहानी थी आउटलाइन की। हम अपनी कहानी में कल जो है वो मजीद आगे बढ़ेंगे, यहीं से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब मैं सेक्शन 2 की तरफ जाना चाहूँगा, जिसमें हमें ऑब्वियसली राइटिंग के लिए कुछ इडियम्स हम कोशिश करते हैं कि याद कर लें, और वो इडियम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दो क्लासेस में वो सिलसिला हमारा मुनक़ता रहा, लेकिन आज से हम उसे जो है वो रिन्यू करेंगे, ताकि इडियम्स जो हैं वो चलते चले जाएं और आप लोग जो हैं वो आसानी से याद कर सकें उन्हें। इडियम्स को अपने पेपर में भी यूज़ कर सकें, ऐसे में भी, और ये आपके प्रेजेंट में से भी आ सकते हैं। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो उस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, वरना हम जो है वो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ईडीएम्स की तरफ, और इसमें हम जो है वो मजीद चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो पहला ईडीएम है वो है द लास्ट सर डू ऑल टाइप ऑफ एसेज हैव सेम स्ट्रक्चर। द आंसर इज कि इसका आंसर हम जब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को करेंगे कल या परसों के लेक्चर में मैं तब दूंगा। ये शायद यस या नो वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं इसका डिटेल में आंसर देना चाहूँगा सबा खान साहबा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, द लास्ट डिच एफर्ट। द लास्ट डिच एफर्ट जो है, बेसिकली डिच जो है वो खंदक को कहा जाता है। हमारे पास एक ऐसा पर्सन जिसके लिए जो है वो वंस लास्ट डिफेंस हो, ठीक है, जिसके लिए जो डिफेंस है वो लास्ट है उसका, वंस लास्ट डिफेंस। फॉर एग्जांपल जो है, आप बीइंग अ सीएसएस एस्पिरेंट जो है, वो आप लोग जो हैं वो तैयार हो किसके लिए, फाइट करने के लिए, टू द लास्ट डिच एफर्ट, ठीक है। सीएसएस की एस्पिरेंट्स जो होते हैं दे आर रेडी फॉर द फाइट टू द लास्ट डिच एफर्ट। वाई? To defend their future, to defend their good name. So one's last defense की अपनी पूरी कोशिश करना। बैक, बाज आ जाए, आमिर ने भी अभी कोई ईडीएम लिख देना है। बैक रूम बॉयज। अच्छा, बैक रूम बॉयज जो हैं ये आमिर साहब की तरह के लड़के होते हैं। डॉक्टर आमिर साहब जो हैं वो, जैसे वो छुप के कमरों में पढ़ते रहते हैं और नईम साहब को बताते नहीं हैं, तो नईम साहब पे ईडीएम में उनका नाम लिखते हैं। हर मुल्क की पॉलिसी के अंदर जो है वो कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि मुल्क को चलाते हैं, जैसे आप लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें बैक रूम बॉयज कहा जाता है, जो मंजर आम पे कभी नहीं आते हैं, जो मंजर आम पे कभी नहीं आएंगे, और वो सिर्फ क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। हम इन्हें कह सकते हैं कि शाइनिंग पीपल, जो शाइनिंग माइंड्स कह लीजिए, ठीक है। डार्क हॉर्सेस, जो सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि द पाकिस्तान इज गोइंग ऑन इन ऑन द ट्रैक ओइंग टू द बैकरूम बॉयज, ठीक है। सो आप ये भी कह सकते हैं इट इज द बैकरूम बॉयज हु आर रनिंग द कंट्री, ठीक है। और इसमें मियां साहब को बैकरूम बॉय में ऐड ना कीजिएगा, मियां साहब अब लड़के नहीं रहे हैं। रन रॉइट, रन रॉइट का मतलब क्या होता है जी?
अगर फॉर एग्जांपल जो है आपने किसी के साथ जो है वो बिहेव किया, वो बड़े वायलेंट वे में आपने उसके साथ बिहेव किया, अनरिस्ट्रेंड जो है वो, बाजुकात आप लोगों ने देखा होगा कि कोई वो बात कर दे तो आप जो है वो बिल्कुल उसको मारने पे तुल जाते हैं, वो जो भी चीज हाथ में आती है इंतहाई गुस्सा आ जाता है, वो रनिंग राइट होती है। ठीक है, रनिंग राइट होती है। ग्रे मैटर का मतलब होता है जनाब अकल अपनी इस्तेमाल करना। ग्रे मैटर कि आप अपनी अकल इस्तेमाल करो, यूज योर ऑन ग्रे मैटर। या आप कह सकते हो a lot many people they haven't gray matter, they are unable to take proper decision। ग्रे मैटर टैलेंट को भी कहा जाता है, इंटेलिजेंस को भी कहा जाता है। सेट द पेस, सेट द पेस कहते हैं क्योंकि एक पैटर्न सेट कर देना। जैसे हम कह सकते हैं कि आफ्टर पासिंग CSS आमिर हैज सेट द पेस फॉर अदर्स। तो आमिर साहब ने दूसरों के लिए एक नमूना बना दिए, एक मॉडल बना दिए कि तुम लोग भी ये कर सकते हो। स्टील द शो, आसान है स्टील द शो, जिसमें आप लोग जो है कोई ऐसा एक्टर होता है वो इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर रहा होता है तो वो सारे के सारे लोगों की नजरें अपनी तरफ कर लेते हैं। हम कह सकते हैं योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द प्ले स्टोल द अटेंशन या स्टोल द शो। स्टोल द अटेंशन भी हो सकता है, स्टोल द शो भी हो सकता है, दोनों इडियम्स आ सकते हैं। अस्केयर मील का मतलब होता है जी भर के खाना, जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि दिन ब दिन जो है वो काफी खतरनाक हद तक बिगड़ते चले जा रही है। द पुअर पीपल, द पुअर इन पाकिस्तान आर नॉट गेटिंग अ स्केयर मील। फुट द बिल, फुट द बिल का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त आता है और आप जो है वो खाने का रेस्टोरेंट पे से लेके जाते हैं और बिल भी उसी पे डाल देते हैं। ठीक है, और अब जो है वो बेचारे को पे करना पड़ता है अनविलिंग। जिस तरह से जो बॉयज हैं वो, ऑब्वियसली बॉयज विल बी बॉयज, आई डोंट नो अबाउट द गर्ल्स, बट बॉयज में ऐसा होता है कि अक्सर औकात वो कभी खाने पे बैठ जाएं तो किसी उनके दोस्त को एंड बिल के टाइम पे कॉल आ जाएगी बड़ी इंपॉर्टेंट वाली, तो वो फिर उठ के वहां से चला जाएगा। तो द नेक्स्ट पर्सन जो है उसको जो है वो फुट द बिल है। ठीक है, फुट द बिल तो उसको पे करना पड़ गया। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं नईम, Naeem has arranged an a party, but ultimately Amir was the person जिसको क्या हुआ कि had to foot the bill, उन्हें बिल देना पड़ा। अब जी हमारे पास at times है। at times का मतलब क्या होता है? occasionally, कभी कभार। ठीक है, at times it is difficult for me to read newspaper। नंबर 10 है जी गो पब्लिक। गो पब्लिक का मतलब क्या होता है? अ, अभी कुछ दिन पहले ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि हम सब लोग जो हैं वो हमाम में नंगे हैं। ये ईडीएम है जिसका मतलब ये होता है कि हम सब लोगों के ऐबों का सब लोगों को पता है, तो पब्लिश कर देना। ठीक है, तो जब कोई स्टेट है उसके हम ये कहें कि योर करप्शन हैज गॉन पब्लिक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप सब लोग जो हैं वो इसके बारे में जानते हैं, हमारी करप्शन के बारे में। आगे चलते हैं जी। अजोंडा साइड आई है हमारे पास, एक ऐसी नज़र है जिसे हम ताज्जुब की निगाह कहते हैं, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसको काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, सुना है। आपके पास ये बचपन से इडियम जो है वो मैट्रिक की क्लासेस में ऐड रहा है। अजोंडा साइड आई, एक ताज्जुब वाली निगाह जो है वो। ठीक है, हम लोग जो हैं वो अक्सर औकात पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स जो हैं वो छोटे डिपार्टमेंट्स को जोंडा साइड आई के साथ देखते हैं। ठीक है, ताज्जुब वाली निगाह के साथ। आ लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है? किसी की तारीफ तो करना, लेकिन वो इस तरह से करना कि साथ में आपने उसकी छोटी सी थोड़ी सी इंसल्ट भी कर दी। जैसे किसी खातून को किसी ने ये कहा कि आपके बाल काफी खूबसूरत हैं, आप काफी प्यारी लग रही हैं, मुझे लगता है कि आप अपने बालों को रोजाना कलर करती हैं, एक भी सफेद नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने फील किया कि इट वाज अ लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास एक कम्प्लीमेंट, ये वाकई में लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट है। द गर्ल्स इन आवर क्लास दे कैन वेरीफाई द सेम, या ये गलत है? क्या वाकई में ऐसा होता है?
क्या लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट है? उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि आप रोजाना इन्हें डाई करते हैं, सो ये एक लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट था। द रूलिंग फैशन, इसका मतलब है कि उनकी जान भी जा सकती थी इस तरह का सच बोलने में, तो वो तो फिर बच गई, ये तो बड़ी बात है। द रूलिंग पैशन जो है वो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट होता है कुछ चीज़ों में, जैसे हम ये कह सकते हैं कि सी एस एस इज योर रूलिंग पैशन, सी एस एस इज माई रूलिंग पैशन, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हो आसान, जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। टावर ऑफ स्ट्रेंथ, आपने देखा होगा कि जैसे ही फादर्स डे आता है या मदर्स डे आता है, तो हम सब लोगों को अपने स्टेटस जो है वो देखने की जब देखते हैं तो उस पर लिखा होता है माई फादर इज माई टावर ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। कुछ बॉयज तो जो है उन्होंने गाड़ियों के पीछे लिखवाया होता है माई फादर इज माई एटीएम, ठीक है। तो टावर ऑफ स्ट्रेंथ एक ऐसा पर्सन जो आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर सपोर्ट करता है, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर। अब वो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, स्टील अ मार्च ऑन समवन, स्टील अ मार्च ऑन समवन। अच्छा जी, स्टील अ मार्च ऑन समवन जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में ना एक न्यू जो है वो मोबाइल कंपनी हाल ही में जो है वो लॉन्च हुई है, जो कि MNOV है, ठीक है। ONIC इसका नाम है, लेकिन ये मोबाइल नेटवर्क जो है वो वर्चुअल ऑपरेटर है, ठीक है। MNVO यानी कि वर्चुअल ऑपरेटर है, ONIC है। इनका दावा है कि हम लोग ना इंटरनेट सबसे अच्छा और सस्ता और फास्ट देंगे, और ये अभी जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कुछ बड़े सिटीज में। सो जी, स्टील ए मार्च एंड समवन यही कुछ ना प्लान कर रही थी जोंग जो है, कि हमने कुछ ये ऐसा लॉन्च करेंगे, लेकिन ये ONIC जो है वो ये यूफोन वालों ने सबसे पहले लॉन्च कर दिया, ठीक है। यूफोन वालों ने, यानी कि ये कंपनी जो है वो टावर्स यूफोन के इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यूफोन कहता है कि ये हमारी कंपनी नहीं है। जोंग भी कुछ ऐसे ही करने का प्लान था इसका कि 5G पाकिस्तान में मैं लॉन्च करूंगा। जब आपने किसी का आइडिया जो है वो चुरा लिया, ठीक है, स्टील ए मार्च ऑन समवन, जब आपने किसी के करने से पहले ही जो है वो कुछ कर लिया, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि यूफोन स्टोल ए मार्च ऑन जोंग बाय लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट बिफोर हैंड, ठीक है। सो स्टिल ए मार्च ऑन समवन, किसी से कुछ जो है वो इस तरह से आइडिया ले लेना। इन वंस बोन्स, किसी की हड्डियों में कुछ होना, ठीक है। कुछ लोग इतने बदतमीज होते हैं कि आप फील करते हैं कि उनके अंदर जो है वो कुछ चीजें कूट कूट के बड़ी होती हैं, और वो डीप इन बिहेवियर है। आप अपने माइंड के अंदर इमेजिन कीजिए कि कोई ना कोई बदतमीज शख्स आपके जहन में आ जाएगा, आप सोचिए कोई ना कोई आ जाएगा। सो ये जो पर्सन है जो अपने बिहेवियर के अंदर तब्दील नहीं करेगा, तो वो हमारे पास जो है वो इन वंस बॉन्ड है। अच्छा, चलें, दैट्स फाइन। अच्छा, इन वंस बोन है, डीप इन बिहेवियर है, नंबर 17 देखिएगा, हैंग इन द बैलेंस। हैंग इन द बैलेंस का क्या मतलब है? आपने अगर बचपन में कभी मेला देखा हो, बचपन में लगा करता था, अभी ना हुआ तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। वहां पे रस्सी पे एक बंदा जो है वो एक पकड़ के, स्टिक पकड़ के, बड़ा सा रॉड पकड़ के अपना बैलेंस रखा करता था। हैंग इन बैलेंस, वो अपने आप को बैलेंस पे करने की कोशिश करता था, ठीक है। हैंग इन द बैलेंस का मतलब ये था कि अब उसे ये भी होता था आगे कैसे चलूं, ये करूं, वो करूं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपके लिए आप हैंग हो जाते हैं, फंस जाते हो कि मैं क्या करूं, यू इधर जाऊं उधर जाऊं, डिसाइड क्या करूं, आप कोई डिसीजन जो है वो अपना नहीं ले सकते हैं, और आप फील कर रहे होते हो कि अब मैं जो है वो किस तरफ जाऊं, एक ऐसी स्टेज जिसमें आपको ये सोचना है कि मैं क्या करूं, ठीक है। नंबर 18 पे हमारे पास है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो कि आपकी किसी भी चीज को खराब कर दे। कोई प्लान बनाया दोस्तों के साथ कि पार्टी में जाना है, उसकी अम्मी ने आके कहा कि नो, मेरी बेटी तो जो है वो बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि द आंट
was a fly in the ointment as she destroyed our plan. ठीक है। नंबर 19 पे आपकी क्लोज ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें आपने कभी कोई काम का दावत के पे आपने बुलाया लेकिन वो नहीं आएंगे। ठीक है। स्टिंजी फेलोज हैं, अगर आपने उनसे कुछ दावत के लिए कहा कि वो आपको कुछ खिलाएं तो वो जो कुछ कहेंगे कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सो क्लोज ट्रस्टेड, कहीं पे खर्च करना है तो वो खर्च नहीं करेंगे। द क्लोज ट्रस्टेड अ पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू स्पेंड एनी। ओके। सो ये हमारे पास हमारा राउंड टू था। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वरना अब हम जो है वो राउंड थ्री पे चलेंगे। हमारे पास हमारा आखिरी राउंड है और इसमें हम वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स जो हैं वो उन्हें लेने की कोशिश करेंगे। सो जी, वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास इसका सोर्स गिरी की वोकैबुलरी होगा। हमारे पास ये तकरीबन कोई 8-10 के करीब वर्ड्स होंगे। मैं वर्ड्स उनके मीनिंग्स जो हैं वो समझाऊंगा और एंड पे आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, और ये हमारी एक्टिविटी जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। CHAR, ये हमारे पास चार, LATAN, चार लैटन ये वर्ड है। बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन ना तो चार है ना लैटन है, ये है शॉर्लेटन, शॉर्लेटन, शॉर्लेटन। ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने चार लैट एंड जो है वो इसको देख लीजिएगा। चार लेटिन जो है वो अब सारे के सारे आप इसको चैट बॉक्स में लिखेंगे। शर्लटन प्रोनाउंसिएशन है शर्लटन, शर्लटन, शर्लटन। इसका मतलब होता है फ्रॉड, इसका मतलब होता है क्वैक, इसका मतलब होता है कॉन मैन। जैसे पाकिस्तान में एक दफा क्या हुआ, कुछ देहाती बेचारे पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, तो वो लाहौर से जो है वो कोई बंदा उन्हें लाहौर में वो जो एक जहाज खड़ा हुआ है ना जो लाहौर में रहते हैं उनके अंदर बिठा के चला गया। शार्लेटन। कुछ लोग आपके पास जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं, वो कह रहे होते हैं वी आर वेरी बिजी। मैं जब व्हेन आई ज्वाइन माय फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब, तो मैंने देखा कि वहाँ पे सारे के सारे शार्लेटन, शार्लेटन फ्रॉडी। ठीक है। जिस तरह से एक दफा क्या हुआ, एक बस में सफर करने का इत्तेफाक हुआ उन दिनों। आई वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू डाइवोर्स एंड ऑल द थिंग्स। तो मैंने वहां पे देखा कि एक बंदा जो है वो कैंसर के लिए जो है वो ट्रीटमेंट बसों में ना जो होता है कि वो कैंसर के लिए ही वाज अनाउंसिंग कि यार मेरे पास इलाज है। तो बाद में पता चला कि वो शार्लेटन था, क्योंकि वो जो कह रहा था कि ये हमारे पास कैंसर का इलाज करेगी, वो बच्चों की जो वो जेली बीन्स नहीं होती हैं खाने वाली तो वो लोगों को दे रहा था कि इससे कैंसर का इलाज हो जाएगा। ठीक है। सो वो शार्लेटन है। तो और कुछ लोगों ने तो बड़ी कसीर तादाद में जो है वो ले ली। कभी आपको पाकिस्तान का लोकल कल्चर देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो ऐसा अक्सर आपको नजर नजर आएगा। अच्छा जी, हमारे पास एक चाचा हैं, चाचा आजम जो हैं, ये चा आजम जो है ये चा आजम नहीं है बेसिकली। इसकी प्रोनाउंसिएशन खैजम होती है, खैजम, CHASM। लेकिन आप अक्सर किसी को कहते हैं ना आसम, सी चौधरी को भी हम कहते हैं, CH को चौधरी, आसम जो है वो। तो ये आसिम जो है ना, इसके अंदर से अगर आई में लगा दूं तो चौधरी आसिम जो है, ये बस चौधरी आसिम के अंदर से ये आई निकाल दीजिए और ये आपके पास जो है वो कैजम बन जाता है। ठीक है। कैजम बन जाता है। कैजम क्या होता है, डीप हो जाता है आइंदा। कभी भी आपको डीप लिखना है, डीप गैपिंग होल लिखना है, तो आपको जो है वो ये लिखना पड़ेगा, चाचू आसिम या चौधरी आसिम को वो लिखना पड़ेगा। सो दोनों वर्ड्स जो हैं वो शार्लटन और कैजम को अभी चैट बॉक्स में लिखोगे। शार्लटन, कैजम, शार्लटन कैजम, दोनों को दोनों याद होंगे होंगे, ये लिखेंगे शार्लटन कैजम। चैट बॉक्स में दोनों वर्ड्स जो हैं वो आप लिखेंगे।
ग्रेट हो गया जी। निशवा ताहिर साहिबा ने क्या लिख दिया है? हाँ हाँ। अच्छा। निशवा, आप मुझे लगता है काफी करीब से समझती हैं सब चीजों को। हाँ। जोई साहब। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड पे हमारे पास जो है वो चेस्टिस होगा। CHA, खैजम, 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 खैजम। ठीक है। KAZUM, खैजम। राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास होगा, ये वर्ड है, इसको चेस्टिस हम जो है वो पढ़ेंगे। CHASTISE। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो पढ़ने के लिए तो आप इसको चेस्टीज जैसे भी पढ़ लो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होगी चेस्टीज। TYZE होती है ना, चेस्टीज, चेस्टीज, चेस्टीज। चेस्टीज का मतलब होता है टीज, तंग करने से होता है चेस्टीज। वो कुछ बच्चे होते हैं ना, मेहमानों के आ जाते हैं, साथ आ जाते हैं। एक दफा ऐसे ही इत्तेफाक हुआ, हमारे प्रोफेसर साहब अपने बच्चे के साथ आ गए। तो उनको चाय शाय पिलाने के बाद मैंने देखा उनका एक बेटा है। वो प्रोफेसर साहब चाय पीते हुए बार बार ये कहते जाएंगे बड़ा शरारती है, लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है। पता नहीं क्या हुआ, चाय पीने के बाद वो कप तोड़ना शुरू हो गया। फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो सही कह रहे थे, कि वाकई ऐसा था। सो हमारे पास चेस्टिस का मतलब है कि किसी के ऊपर पनिशमेंट को इंफ्लिक्ट करना। ठीक है। सो ऐसे बच्चे को जो है वो, फिर आपका दिल चाह रहा होता है कि आप जो है वो उसको पनिशमेंट से गुजारें, ताकि वो बच्चा कम से कम घर जाके कप ना तोड़े। सो जब आप किसी को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हो कि भाई ऐसे नहीं करो, वो हमारे पास होगा चेस्टिस। अक्सर औकात की जिम्मेदारी घरों में वालदेन वालदेन में से जो वालिदा हैं वो पूरी करती हैं। ठीक है। जब बच्चे जो हैं वो ठीक ठाक शरारतें करते हैं तो फिर वो चेस्टीज करते हैं। ठीक है। आवर मदर चेस्टीड अस फॉर फायरिंग अ बॉटल इनटू द एयर। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो चेस्टीज होगा, जो आप सबके घरों में भी आपकी वालदेन जो है वो ठीक ठाक कहती होंगी। ठीक है। सो जी, शार्लटन, कैजम, चेस्टिस, ये तीनों के तीनों वर्ड्स याद कर लें, चैट बॉक्स में लिखें, और इनको जो है वो हमेशा के लिए माइंड में भी महफूज कर लें। शार्लटन, कैजम, चेस्टिस। अच्छा जी, एक वर्ड मैंने लिखा, और ये मैंने लिखा कैन। कैन। कैन का मतलब होता है सकता। ठीक है। हमारे पास सकता, चेस्टिस, हम चेस्टिस की अभी बात नहीं की हमने। ठीक है। बहुत से वर्ड्स हैं इनसे मिलते जुलते हैं हमें सब, लेकिन अभी हम सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे ना, ताकि हम याद कर लें एक सीक्वेंस में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैंने बताया, ये कैन हमारे पास एक वर्ड होता है जिसका मतलब सकता है। ठीक है। कैन से पहले जो है वो हमने वही CH लगाया, लेकिन ये हमारे पास CHI है। ठीक है। तो ये CHI का मतलब जो है वो शी है। ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारे पास शी है। ठीक है। तो ये है जी, शी। और ये हमारे पास CAN है, इसको हम कहते हैं ERY। ठीक है। ARY होता है ना, ये ERY है। शी कैन रीड, शी कैन रीड, शी कैन रीड, शी कैन रीड। अच्छा जी, शी कैनरी जो है वो हमारे पास क्या होती है, ये जो आपने अक्सर यूट्यूब के ऊपर देखते हो। ठीक है। यूट्यूब के ऊपर क्या देखते हो, ये खबर जंगल में आग की तरह फैला दो। ठीक है। आ, वजीर आजम ने बड़ा ऐलान कर दिया, वजीर आजम मुस्तफी। ठीक है। और नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी, वो सारी की सारी शिकैनरी है। वो क्या है, एक ट्रिक है, क्लिक बेट है। ठीक है। ट्रिकरी है। वो क्या है, डिसीटफुलनेस है। ठीक है। जिसमें आपको जो है वो क्या करेगा, वो डिसीटफुलनेस जो है वो करने की कोशिश करता है। ठीक है। आमतौर पर जो है लीगल जो है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जब कोई लीगली जो है जज के साथ ये वकला जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स किसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो वो शी है। तो जहाँ पे हमारे पास वर्ड मिस आ जाता है, मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर, मिसकॉन्सेप्शन, और ये वाला मिस भी, तो वहाँ पे भी मीनिंग थोड़े से बदल जाते हैं।
और जहाँ पे हमारे पास शी आ जाता है, भले वो किसी भी तरह से शी हो, उसके भी मीनिंग्स थोड़े से आ, बदल जाते हैं। तो खैर हमारे पास जो है वो शिकैनरी है, शार्लेटन है, कैज़म है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो चेस्टीज है, और फिर हमारे पास शिकैनरी है। शिकैनरी के साथ ही चारों के चारों वर्ड्स जो हैं वो अपने अपने लिखने हैं, शार्लेटन, कैज़म, चेस्टीज और शिकैनरी। लास्ट पे हमारे पास होगा जी CHI। मीरा जो है ना, पाकिस्तान में एक गाड़ी का नाम है मीरा। एक्ट्रेस मीरा भी है एक ना, मीरा। तो हमने मीरा के बजाय ना मेरा कर देते हैं। मेरा फोन किधर है, ठीक है, ये हमारे पास भी हो सकता है। ठीक है, एक्सलेंट जी जो लोग लिख रहे हैं, MERA, मीरा जो है, इसी मीरा से पहले ना CHI लगा दिया तो ये कैमरा बन गया। ठीक है, कैमरा बन गया। कैमरा का मतलब होता है अल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन, अल्यूजन नहीं, इल्यूजन, इल्यूजन। ये क्या होता है, अ फुलिश फैंसी। जैसे आप जो हैं वो यहाँ पे बैठ के सोचें कि मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा। ठीक है, सो कैमरा हमारे पास जो है, फैंसी ड्रीम्स को कहा जाता है, इल्यूजन्स को जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इल्यूजन्स को कहा जाता है। नंबर 6 पे हमारे पास जो है, अब यहाँ तक हम वर्ड्स को जो है वो पुराने वर्ड्स दोबारा नहीं लिखेंगे। ये 5 वर्ड्स हमें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। शार्लेटन जो है वो मैंने बताया, जलेबी बेचा करता था जो, उसने कहा ये कैंसर की गोली है। तो शार्लेटन था फ्रॉडी, धोखा। कैज़म जो गहरा गैप होता है हमारे पास जो है वो। इसके अलावा जब हमने थर्ड पे बात की, वो हमारे पास चेस्टीज था। चेस्टीज जो हमारी देखा था कि बच्चों को या वालिदैन जब डिसिप्लिन किसी को करते हैं, तो चेस्टीज, टीज जो है वो हमें याद दिलाएगा कि जब जो है वो यहाँ पे किसी ने टीज किया तो उसको फिर डिसिप्लिन करने के लिए, सलाह देने के लिए, पनिशमेंट देना। शी से मैंने याद दिलाया शिकैनरी, ट्रिकी, डिसीटफुलनेस। और शी, मेरा जो है वो बताया धोखा है, अफुलिश फैंसी है। जैसे मीरा को लगता है कि उसको इंग्लिश आ ही जाएगी, लेकिन मीरा जो है वो अक्सर यही कहती है कि द सॉन्ग्स आर वॉकिंग एंड किल द वेव्स। सो ये हमें शार्लटन, कैज़म, चेस्टीज, शिकैनरी और हमारे पास कैमिला जो है वो पता चल गया। आई एम श्योर यहाँ तक हमें क्लियर होगा। अब छठे नंबर से हम जो वर्ड्स लिखेंगे वो हमारे पास नए वर्ड्स होंगे, उन्हें हम जो है वो इन वर्ड्स के साथ याद नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी कॉलरिक। ठीक है, CHOLERIC। आसान है, कॉलरिक को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉलरिक एक ऐसा बंदा होता है, एक दफा क्या हुआ, एक बंदा जूस पीने चला जाता है। तो वो उससे कहता है कि यार जल्दी से मुझे ना जूस पिला दो क्योंकि मेरी लड़ाई होने वाली है, झगड़ा होने वाला है किसी के साथ। तो उसने कहा कि यार ये बंदा मुझे कॉलरिक लगता है। कॉलरिक लगता है, हॉट टेम्पर्ड। एक ऐसा बंदा होता है जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हॉट टेम्पर्ड होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें गुस्सा आता है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें जब भी गुस्सा आता था तो हम लोग उठ के चले जाते थे। उसकी वजह ये नहीं थी कि हमें उनके गुस्से से डर लगता था, उसकी वजह ये थी कि जब वो गुस्से में होते थे तो पास पड़े हुए मोबाइल फोन को दीवार पे मार देते थे। और एक दफा तो मेरा उन्होंने तोड़ दिया था। तो उसके बाद मैंने उनके कॉलरिक, जो उनका अंदाज था उसकी रिस्पेक्ट की, और अपना फोन वो जेब में डाल देते थे। सो कॉलरिक एक ऐसे पर्सन को जो, जिन्हें बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आपके करीब भी अगर कोई ऐसे कॉलरिक पर्सन हो तो उनसे आप अवॉइड कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉनिक। CHRONIC, क्रॉनिक। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉनिक है। हम लोग चूंकि पाकिस्तानी हैं तो हम तमाम वर्ड्स की हड्डियां जैसे चाहें तोड़ सकते हैं। हम इसे क्रोनिक भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन असल इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो हमारे पास क्रॉनिक है, क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एक ऐसी चीज
जो कि लॉन्ग टाइम तक रहती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक रहती है। एक ऐसी चीज जो कि इनविट्रेट होती है, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना है क्योंकि मुझे बैक में क्रोनिक पेन होती है, ठीक है, क्रोनिक पेन जो है वो उन्हें होती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्रोनिक है। क्रोनिक के साथ मसला ये है कि इसको हमेशा नेगेटिविटी के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है, क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक फेलियर, क्रोनिक डिप्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह। सो जी दो वर्ड्स आपके पास हो गए हैं, उनको लिखेंगे, कॉलरिक लिखेंगे और क्रोनिक लिखेंगे। कॉलरिक, क्रोनिक। कॉलरिक वो खून तोड़ने वाला याद रख लीजिएगा। हाँ अलबत्ता अगर किसी को कॉलरिक का ना याद रहे, उसकी ट्रिक ये है कि आप क्लास एंड पे अपने फोन को दीवार में जोर से मार सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि मैं कॉलरिक हूँ या मैं कॉलरिक हो गया था, इस वजह से मैंने तोड़ दिया। तो अब आप आसानी से ये वर्ड आपका कभी नहीं जाएगा। जी कॉलरिक है और क्रोनिक है हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब तीसरे नंबर पे बड़ा आसान है हमारे पास, क्रॉनिकल। CHRONICLE, क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का क्या मतलब होता है? एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो रिकॉर्ड रखा जाता है किसका? इवेंट्स का, ठीक है। इवेंट्स के रिकॉर्ड को हम लोग जो है वो कहते हैं क्रॉनिकल कहते हैं, ठीक है, क्रॉनिकल कहते हैं। तो जी इन तमाम के तमाम वर्ड्स को जो है वो हम या भी लिखेंगे, कॉलरिक, क्रोनिक और हमारे पास क्रॉनिकल। क्रॉनिकल हमारे पास याद हो गया। अब की दफा हम रुकेंगे, अपने आप को जो है वो टेस्ट करेंगे, देखते हैं हम कितने पानी में हैं और कितना हमें जो है वो मीनिंग्स याद हो गए। मैं जो है वो यहाँ पे वर्ड लिखने की कोशिश करूंगा और आप लोग जो है वो उसका मीनिंग मुझे बताएंगे, ठीक है। मीनिंग मुझे आपने बताना है और मैं वर्ड जो है वो यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। सो जी मुझे आप बताओगे शार्लेटन का क्या मतलब होता है? CHARLAT, शार्लेटन का क्या मतलब होता है? नहीं ऐसे नहीं मुझे बताएंगे आप लोग, ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा ना। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ी सी सेटिंग्स आपकी तब्दील कर देते हैं। एक सेकंड, ताकि हमें पता चल जाए कि जनाब कहाँ पे चलेगी। अच्छा जी। जी अब जो है वो आप लोग अपने आंसर जो हैं वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ जो हैं। और मैं ज़रा सेटिंग्स, बस मुझे एक सेकंड दे दीजिएगा, ये हम लोग देखें। अच्छा होस्ट ओनली करेंगे प्लीज इससे ना, चैट बॉक्स से होस्ट ओनली कर लीजिएगा। अब आपने जो अगला आंसर देना है वो होस्ट ओनली जो है वो करके देंगे। अच्छा जी शार्लेटन का आपने लिख दिया, कैजम का लिखेंगे, कैजम का लिखेंगे, कैजम। वेरी गुड जी। नईम ने सबसे पहले आंसर दिया, लेकिन नईम आपने डीप नहीं बताया। वेरी गुड सिद्रा, निशवा, ग्रेट होगा। अच्छा जी हमारे पास जो है वो शी कैनरी का बताएंगे, शी कैनरी क्या है? शी कैनरी क्या है? शी कैनरी क्या है? बताया था कि शी है ट्रिकी, डिसीटफुलनेस। ऑलराइट, आ ट्रकर, आमिर बाज आ जाए, ठीक है। अच्छा जी लास्ट में मुझे जरा बताइएगा क्या होता है जी मीनिंग जो मैं पूछूंगा, CHOLERI, कॉलरिक का। कॉलरिक का क्या होगा? कॉलरिक का एक्सीलेंट, सनीना, हॉट टेम्पर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट में मुझे बताइएगा नंबर 5 पे,
कैमेरा का क्या होता है जी? कैमेरा जो वेरी गुड जी, एल्यूजन जो है वो हमारे पास होता है। दिस इज समथिंग फॉर टुडे। आप इन 10 के 10 वर्ड जो हैं वो इन्हें याद करेंगे। इन तमाम के तमाम चीज़ों को, सेटिंग्स आपकी दोबारा मैंने तब्दील कर दी है। अब आप चाहें तो आप एवरीवन से जो है वो लिख सकते हैं, चैट कर सकते हैं। सो जी हम लोग जो हैं ये वाला हमारे पास काम होगा। स्क्रीन शॉट अगर कोई लेना चाहे तो ये हमारे पास पहली स्क्रीन है ईडीएम्स की। ये ईडीएम्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। ये हमारे पास जो है वोकेबलरी के वर्ड्स हैं। ये हमारे पास जो है उसके बाद वाले वर्ड्स, और ये उसके बाद। ठीक है। अच्छा, जिस दिन मेरा प्लान होता है कि क्लास शॉर्ट लेंगे उस दिन क्लास लंबी हो जाती है। जिस दिन लंबी होती है उस दिन शॉर्ट लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इसमें जो है वो कुछ गहरे राज हैं। सो जी थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस करना चाहें तो अभी आप कर सकते हैं। आप विशिंग यू गुड लक। अल्लाह ताला के साथ आप सबको कामयाब करें। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल नाइट। खुदा हाफिज़।